से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो की फ्लाइट से पक्षी टकराया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसकी सावधानी से लैंडिंग कराई गई है। जहाज में 186 यात्री सवार थे। इंडिगो की उड़ान संख्या IGO 5032 एयरबस 320 शाम को मुंबई से देहरादून आ रही थी। एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान के अगले हिस्से से पक्षी टकरा गया। हालांकि शाम करीब 6:30 बजे यह फ्लाइट दून एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई। इसके बाद इंजीनियरों ने चेक किया तो पता चला कि विमान के अगले हिस्से से पक्षी टकराया है। इसके उसके अगले हिस्से को नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विमान के नोज सेक्शन को यहां पर नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो की फ्लाइट से पक्षी टकराया है, जिसकी सावधानी से लैंडिंग कराई गई है। जहाज में 186 यात्री सवार थे। इंडिगो की उड़ान संख्या IGO 5032 एयरबस 320 का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शक्ति नहर, डाक पत्थर और कुल्हाल क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन और ऊर्जा विभाग की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ सुबह से कार्रवाई में जुटी रही। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल से आए लोगों ने यहां सरकारी जमीन पर अवैध बसावट कर ली थी और बाद में खनन गतिविधियों में शामिल हो गए। ऊर्जा विभाग ने 2 साल पहले भी इसी तरह की मुहिम चलवाई थी, जिसके बाद अब दोबारा एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मौकों पर कह चुके हैं कि प्रदेश में लगभग 10,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण को लैंड जिहाद से मुक्त कराया जा चुका है। SDM विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान में 11 हेक्टेयर भूमि पर बने 100 से ज्यादा अवैध भवन और कुछ धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 65 पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। UGVNL के द्वारा हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें 111 टोटल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से अभी 65 स्ट्रक्चर डिमोलिश किए गए हैं। जो भी अवैध संरचनाएं निर्मित थी, आवासीय भवन और अन्य संरचनाएं, उनको विरोध भी देखा जा रहा है। लोगों का बीच में आक्रोश था इस बात को लेके, पैमाइश को लेके और कुछ अभिलेखों को लेके, तो उनको पहले सेटिस्फाई किया गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में HRDA ने अवैध काटी जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने हरिद्वार के श्यामपुर, जगजीतपुर समेत कई इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर की जा रही 30 बीघा से ज्यादा प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इन सभी कॉलोनाइजरों को पहले ही प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिए गए थे, बावजूद इसके प्लॉटिंग का काम जारी रखा गया। इसके बाद HRDA की टीम ने JCB मशीन से प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर हरिपुर जलाशय के पास सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे 24 से ज्यादा परिवारों को जिला प्रशासन ने हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में जमीन वन विभाग की पाई गई, जिस पर दूसरे राज्यों से आए समुदाय विशेष लोगों का सालों से कब्जा है। धीरे धीरे यह बस्ती हार्डकोर अपराधियों की पनाहगाह बन गई, जो पुलिस के लिए भी सरदर्द बनी। जिला प्रशासन ने कब्जेदारों को जमीन खाली करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस जारी किया था। समय खत्म होने पर SDM ऋचा सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने आज मुनादी कराकर 3 दिनों में जमीन खाली करने का नोटिस चस्पा किया। दिनांक 28/11/2025 तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां CM धामी प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में पहुंचे। वहां CM धामी उत्तराखंड के स्टॉल पर भी गए और वहां के सामान को देखा। इस दौरान CM धामी ने वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के मौके पर एक कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी साथ में मौजूद रहे। CM धामी ने कहा कि ट्रेड फेयर पहाड़ के उत्पाद को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। CM धामी ने यह भी कहा कि पहाड़ के उत्पाद को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार भी पहाड़ी उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मंच पर हमारे तमाम प्रकार के ऐसे उत्पाद जो बहुत ज़्यादा
हर दृष्टि से लाभकारी भी हैं, उपयोगी भी हैं। उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी को मौका मिले और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ सरस मेले का भी हर साल आयोजन होता है। उस मेले में भी ऐसे जो हमारे अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, सभी को एक अच्छा मंच मिलता है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा है, वो यात्रा अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ का हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली आने से पहले मुख्यमंत्री धामी राजस्थान के दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री ने तीर्थ स्थल पुष्कर में उत्तराखंड धर्मशाला के एक हिस्से का लोकार्पण किया। सीएम पुष्कर धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हमने यूसीसी लागू किया है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते विपक्ष देश का भी विरोध करने लगा है। जनता सब जानती है, इसलिए बिहार में चुनाव में जनता ने पीएम मोदी का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनहित के हो रहे हैं, ऐतिहासिक हो रहे हैं। ऐसे काम जो देश की आज़ादी के बाद तत्काल हो जाने चाहिए थे, वो आज हो रहे हैं। उन सभी को किसी न किसी माध्यम से रोकने का काम, उनमें अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भली भांति समझ रही है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ था, उससे पहले हरियाणा में हुआ है। लगातार जनता इसीलिए देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें लगा रही है, डबल इंजन की सरकारें बना रही हैं। और इनको तुष्टीकरण करने वालों को, वोट बैंक की राजनीति करने वालों को और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम एक संदेश में कहा था कि मेरी उम्र को देखते हुए मुझे देहरादून के आसपास धर्मपुर जैसी विधानसभा में किसी बूथ की जिम्मेदारी दे दी जाए। हरीश रावत के इस बयान ने कांग्रेस के अंदर नई सियासी तकरार को हवा दे दी है। यह रिपोर्ट देखिए। धर्मपुर विधानसभा से, क्योंकि मैं भी चुनाव की तैयारी करती हूं, तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे उनकी बेटी अनुपमा है, वैसे ज्योति रौतेला उनकी बेटी है, लंबा संघर्ष कांग्रेस में कर रही है और मुझे उनके आशीर्वाद के रूप में वहां पे उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये है महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जो 2027 में धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ज्योति रौतेला विधानसभा में बकायदा अपना ऑफिस भी खोल चुकी हैं। सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि हरीश रावत अपने बेटे आनंद रावत को धर्मपुर से टिकट दिलाना चाहते हैं। महीनों पहले धर्मपुर में हरीश रावत की काफल पार्टी को भी इसी से जोड़कर देखा गया था। अब रावत का मुझे धर्मपुर बूथ की जिम्मेदारी दी जाए वाला बयान ऊपरी तौर पर भले ही संगठन मजबूत करने वाला लगे, लेकिन अंदर खाने की अदावत को ज्योति रौतेला भाप गई हैं। ज्योति रौतेला का ताजा बयान इसी हरीश रावत की चाल पर काउंटर गुगली माना जा रहा है। अब जान लेते हैं कि धर्मपुर सीट हॉट सीट क्यों है। इस सीट पर 2,80,000 वोटर हैं। 27% यानी लगभग 58,000 मुस्लिम वोटर धर्मपुर सीट पर हैं। इसके अलावा 11% ब्राह्मण, 13% राजपूत, 16% SC और 26% OBC वोटर हैं। इन सामाजिक समीकरणों के चलते ही कांग्रेस की निगाहें धर्मपुर पर टिकी हुई हैं। मैंने ऑफर किया है अपने आप को कि मुझको जो है ये ऑफिशियली दायित्व सौंप दो। वैसे अनऑफिशियली दायित्व है हमारा, यदि ऑफिशियली भी दायित्व सौंपना चाहें ताकि औरों को भी सौंपा जा सके। कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान में बीजेपी ने भी तड़का डाल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिस दल के मुखिया का यह नेचर हो उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। हरीश रावत को अब अपने परिवार की जगह कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मृत अवस्था में पहुंचाने में हरीश रावत का बड़ा योगदान है। हरीश रावत जी परिवार के व्यक्ति को लड़ाना चाहते हैं। बेटी लड़ गई, बेटा लड़ गया, एक बेटा और है, उसको भी कहीं सोचेंगे, खुद भी चाहेंगे। ये तो कांग्रेस के अंदर सूझ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अगर मृत अवस्था में आई है तो इसमें हरीश रावत जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सच्चाई ये भी है कि भाई दल में बहुत से कार्यकर्ता होते हैं,
उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करो, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ रखने का काम करो। ये साफ है कि मुस्लिम बाहुल्य वोटर वाली धर्मपुर सीट कांग्रेस की अंदरूनी जंग की रणभूमि बन चुकी है। कांग्रेस की लड़ाई चुनाव से पहले ही उसकी रणनीति और सियासी प्राथमिकताओं पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। अगर पार्टी नेताओं ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में उसके कुछ और योद्धा भी धर्मपुर के गृह युद्ध में कूद सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में एसआईआर फरवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में इसे लेकर कई क्षेत्रों में सरगर्मी बढ़ गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से मतदाता सूचियों पर सवाल उठते रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक बार फिर दस्तक देने वाला है। राज्य में इससे पहले साल 2003 में एसआईआर हुआ था, तब कुल मतदाता 56 लाख थे और आज यह आंकड़ा 85 लाख के पार पहुंच चुका है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चलाया जा रहा ये अभियान कई मायनों में निर्णायक माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा बेचैनी राज्य के मुस्लिम बहुल इलाके में देखी जा रही है। कई सालों से यह आरोप लगता आ रहा है कि उत्तराखंड की मतदाता सूची में हजारों ऐसे वोटर दर्ज हैं जिनके नाम यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड की सूचियों में भी मौजूद हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका डर वो लोग रहे हैं जो गलत तरीके से बसे हुए हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो लोग हैं वो हर राज्य में पकड़े जा रहे हैं, उनको पुलिस देश से निकाला भी कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके संरक्षण के लिए राजनीतिक दल चला रहे हैं। खासतौर पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश शरणार्थियों पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आए वो वापस जाने के लिए लाइन कतार लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में एसआईआर ने हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया को लेकर गहरी आशंका जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में एसआईआर के दौरान विपक्षी वोट को टारगेट करके काटा गया और अगर उत्तराखंड में भी एसआईआर का मकसद यही निकला तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। जो हमारा बिहार का अनुभव रहा, वो बिहार का अनुभव ये था कि टारगेट करके विपक्ष के, मतलब जो केंद्र में सत्ता में दल हैं या बिहार में जो सत्ता में दल थे, उन दलों के खिलाफ जो विपक्ष के लोग थे उनको टारगेट करके उन मतों को काटा गया। अगर उत्तराखंड के एसआईआर का मकसद भी यही है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। फिर भी एसआईआर के दौरान हर मतदाता को अपनी जानकारी दोबारा सत्यापित करानी होगी। जिनके नाम किसी अन्य राज्य या अन्य क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, उन्हें वहां से नाम हटाने का प्रमाण पत्र देना होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंताएं लगातार गहराई हैं। अन्य राज्यों से आए कई लोग सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बनाकर यहां के मतदाता भी बन चुके हैं। एसआईआर शुरू होते ही ऐसे सभी मामलों पर शिकंजा अब कस सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। देहरादून में कुछ दिन पहले पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में एक नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने त्यूणी की रहने वाली रीना चौहान की पहचान बदलकर उसे फरजाना अख्तर बनाया गया। आरोपी ने फेसबुक के जरिए महिला से संपर्क किया और रिश्ते का झांसा देकर फर्जी पहचान तैयार की। फरजाना अख्तर के नाम पर निकाह भी कराया गया। पुलिस जांच में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और बहकावे के संकेत मिले हैं। महिला के धर्मांतरण से जुड़े कई अहम दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, महिला को विदेश ले जाने की तैयारी के भी सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और यह मामला धर्मांतरण और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पौड़ी में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चौबट्टा खाल श्रीनगर से लेकर कई इलाकों में गुलदार और भालू का आतंक है। ताजा मामला सामने आया है डोभाल का, जहां पर आपको बताएं कि यह मामला सामने आया। चौबट्टा खाल श्रीनगर से लेकर कई जगहों पर गुलदार और भालू का आतंक है और यह मामला डोभाल डांडरी गांव का है, जहां गुलदार के हमले में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पहुंचे वन विभाग के डीएफओ को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाया है।
मामले में डीएफओ पौड़ी का कहना है कि इलाके में घूम रहे गुलदार को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का घर वन्य जीवों की अनूठी दुनिया है, लेकिन सर्दियों में यहां बाघों और इंसानों का टकराव बढ़ जाता है। आखिर क्यों बढ़ती है ऐसी घटनाएं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सर्दियों में कॉर्बेट के आसपास के गांव में कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन्यजीव प्रेमियों के मुताबिक इस मौसम में जंगल की झाड़ियां घनी हो जाती हैं, जिनमें गुलदार और बाघिनें अपने बच्चों के साथ रहती हैं। ऐसे में इंसान के सामने आते ही टकराव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा ये बाघों का मेटिंग पीरियड भी होता है, जिसमें वो और ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि बरसातों के बाद जो ग्रीन बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी बड़ी भी होती हैं और उनके बीच में आमतौर पे गुलदार हो चाहे टाइगर हो, वो छुपा रहता है और अचानक से जब इंसान उनके सामने आता है तो हमले की स्थिति में आ जाता है। दूसरी एक वजह यह है कि मेटिंग पीरियड भी इस समय शुरू होता है इनका, और टाइगर और लेपर्ड अपने बच्चों को भी कैरी करते हैं, वो झाड़ियों में इधर उधर छुपा के रखते हैं, तो उस वजह से भी कोई इंसान उनके नज़दीक आता है तो हमलावर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और कोहरा विजिबिलिटी को कम कर देता है। इसी दौरान ग्रामीण लकड़ी और घास लेने जंगल में जाते हैं, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सर्दियों में पैदल जंगल ना जाएं। साथ ही रिजॉर्ट में बॉनफायर के लिए लकड़ी की मांग को देखते हुए संचालकों से वन विभाग से लकड़ी लेने की सलाह दी जा रही है। इसके अंतर्गत हमारा मेन एम्फेसिस ये है कि जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ लगातार एक संवाद जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। लोगों को बताया जाए कि ऐसे समय में जंगल के आसपास खतरे बढ़ जाते हैं, जंगल के अंदर जाना खतरनाक हो जाता है, और जो महिलाएं हैं जो कई बार लकड़ी की खोज में अंदर जाती हैं, उनको भी रोकने का प्रयास किया जाए और उनके जो ग्रामीण हैं उनसे ही अनुरोध किया जा रहा है कि लोगों को अंदर जाने से रोकें। कॉर्बेट के आसपास 2010 से लेकर 2023 तक 41 कॉन्फ्लिक्ट के मामले सामने आए, जिसमें 27 मामले नवंबर से फरवरी के बीच में हुए। बीते साल में इन्हीं दिनों में 4 लोगों ने इस टकराव में अपनी जान भी गंवाई। ये आंकड़ा किसी को भी चिंता में डालने के लिए काफी है। सर्दियों में बढ़ता मानव वन्यजीव टकराव एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, वैसे वैसे हल्द्वानी से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों की मूवमेंट भी बढ़ रही है। और इसके चलते आपको बताएं कि खास करके जब अलग अलग इलाकों की बात होती है तो मोटा हल्दू और हल्दू चौड़ के इलाके में तो हाथी खेतों से होते हुए आबादी वाले इलाके में दाखिल हो रहे हैं। शनिवार रात को कुछ हाथी बच्ची धर्मा गांव के गोपीपुरम इलाके में आधम के, जिन्हें कॉलोनी में देख लोग डर गए। आबादी के बीच हाथियों का वॉक करता वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसे देखकर लोग और ज्यादा दहशत में आ गए हैं और वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का आकर्षण अब विदेशियों को भी अपनी ओर खींच रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक विदेशी युवती ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर सबका दिल जीत लिया। पूरा गांव इस अनोखी शादी का गवाह बना। भारतीय संस्कृति विदेशी युवतियों को खूब भा रही है। इसी का नजारा उत्तरकाशी के भटवाड़ी के बारसू गांव में देखने को मिला, जहां लंदन की मेलोडी और रुद्रप्रयाग के अक्षय नेगी ने श्री वासुकी नाग देवता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। शादी की रस्में गढ़वाली परंपरा के हिसाब से संपन्न कराई गयी और दुल्हन को डोली में बैठाकर विदा किया। And I feel so lucky to be here in this place in Vasu and being married to. खुशी हो रही है मुझे ये देखकर, काफी ट्रेडिशनल कल्चर से मैंने ये शादी करी है, हमने ये शादी करी है। आज मैं काफी खुश हूँ और मैं सोचता हूँ कि पूरा बासु गांव इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए हैं। शादी में कन्या पक्ष से आए 30 विदेशी मेहमान भी शामिल हुए।
गांव के लोगों ने गढ़वाली परंपरा के हिसाब से बारातियों का स्वागत किया। इस दौरान विदेशी मेहमान भी ग्रामीणों के साथ पारंपरिक रासो नृत्य करते दिखाई दिए। Akshay, Negi and Melody Larkins in Barsu. We are loving the experience of being in India and being in this region. And the welcome has been phenomenal. It's such a beautiful country and we just feel so welcome here. भारतीय संस्कृति की खूबसूरती और उत्तराखंड की परंपराएं अब विदेशियों को भी आकर्षित कर रही हैं, जिसका उदाहरण अक्षय और मेलोडी की शादी है, जो उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के सरकार के विजन को साकार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मंगसीर की बग्वाल की धूम। मंगसीर बग्वाल के अवसर पर बेटी बग्वाल मनाई गई, जहां महिलाओं और छात्राओं ने गढ़ फैशन के माध्यम से सशक्त संस्कृति और परंपरा की मंच पर छटा बिखेरी। छात्राएं मंच पर पहाड़ी पोशाक आभूषण में नजर आईं, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। फैशन शो में आयुषी केंतुरा ने प्रथम स्थान पर रही, जिसने 20 साल पुरानी दुल्हन की पोशाक पहनी थी। आप भी हमारे बीच में रहना। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा का मल्ला महल 500 सालों तक सत्ता का केंद्र रहा। पहले चंद राजाओं फिर गोरखाओं की राजधानी रही, तो बाद में अंग्रेजों की कमिश्नरी और आजाद भारत में भी लंबे समय तक जिला मुख्यालय रहा। लेकिन अब यह ऐतिहासिक धरोहर पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अल्मोड़ा का मल्ला महल, कभी चंद राजाओं का राजमहल, फिर गोरखाओं का ठिकाना और अंग्रेजों की कमिश्नरी। आजादी के बाद भी ये जिला मुख्यालय का केंद्र रहा। अब इस महल को उसके मूल स्वरूप में लाकर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ आने वाले सैलानी इतिहास को करीब से जान सकेंगे। मल्ला महल को आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसमें लाइट एंड साउंड शो का जो कार्य था वो भी अंतिम चरण में है। उसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत मल्ला महल परिसर को राजकीय संग्रहालय को हस्तांतरण कर दिया गया है। भविष्य में उक्त मल्ला महल को राजकीय संग्रहालय द्वारा संचालित किया जाएगा। लंबे वक्त से स्थानीय लोगों और होटल एसोसिएशन की मांग थी कि मल्ला महल को पर्यटन के लिए खोला जाए। अब ये सपना पूरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही खुश हैं। ये प्लेस बहुत अच्छा है और यहाँ का व्यू जो है वो सबसे अच्छा है। यहाँ से पूरा आपको चारों तरफ अल्मोड़ा दिख जाएगा। जो हमारा मल्ला महल है वो बहुत पुराना है, मतलब अंग्रेजों के टाइम का है। यहाँ बहुत से राजाओं ने शासन भी किया है, एकदम महल टाइप है। मैं पहले तो पर्यटन विभाग का बहुत स्वागत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी धरोहर शहर को दी है। इससे हमारा टूरिज्म काफी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे चंद्रवंशी राजाओं, गोरखाओं और अंग्रेजों के टाइम में कमिश्नरी भी रही बताते हैं लोग। और महल को बहुत पर्यटन विभाग द्वारा बहुत और उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत भव्य रूप दिया गया है। अब पर्यटक जान पाएंगे चंद राजाओं की सत्ता का केंद्र, गोरखाओं की लूटपाट का इतिहास और अंग्रेजों की कमिश्नरी का दौर। अगर आपको भी शांत माहौल में इतिहास से जुड़ना है तो अल्मोड़ा का मल्ला महल आपका इंतजार कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।